अस्सलाम वालेकुम शारपैट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद साइम, आपका ट्यूटर। और आज की क्लास में हम क्लास 11th की कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स। और आज के लेक्चर में मैं आपको डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस पे बात करेंगे, डिजिटल लॉजिक और लॉजिक गेट्स के बारे में भी। एंड पे एक क्विक ओवरव्यू देकर आपको लेक्चर आज का ख़त्म कर दिया जाएगा। बगैर देर किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहली और मेन बात, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेसेस डाटा यूजिंग बाइनरी डिजिट्स। अब बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी लैंग्वेज क्या चीज़ है? देखें, आपने जब भी इंफॉर्मेशन को एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज। अगर आप किसी अपने नेटिव आदमी से, अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं और हमने कोई बात किसी दूसरे आदमी को बतानी है, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो हम बात करते हैं उर्दू में और इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने कोई वेस्टर्न आदमी आ जाए, कोई यूरोपियन आदमी आ जाए, उसको हमने वही इन्फॉर्मेशन देनी हो, हम उसको उर्दू में बताएंगे या फिर हम अपने साथ एक मिडल मैन लेके जाएंगे जो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएगा कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं, इनको समझ में आती है एक ही लैंग्वेज और वो है बाइनरी लैंग्वेज। और जैसे कि इंग्लिश और उर्दू में लेटर्स होते हैं A to Z, उर्दू में हरूफ तहज्जी होते हैं अलिफ से ये तक, बिल्कुल वैसे बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 लेटर्स हैं जो कि हैं 0 और 1। इन्हीं के डिफरेंट कम्बिनेशन से डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं, फिर वो वर्ड्स इंफॉर्मेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो आपका डाटा मैनिपुलेट भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं, डिजिटली सब कुछ हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का फ्लो है वो कंट्रोल किया जाता है। आपके डिजिटल कंप्यूटर्स लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस आपके वो ऑपरेशंस होते हैं जो इनपुट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस वो होते हैं जो फंक्शन पे, ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके पास साइन का फंक्शन है, कॉस का, टेन का, ये सब फंक्शंस आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, इनपुट की स्टेट पे, इनपुट की फॉर्म पे डिपेंड कर रहा होता है आपका कंप्यूटर क्या डिसीजन लेगा आगे। तो ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की तरफ कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या चीज़ होती है। देखें, इलेक्ट्रॉनिक स्विच एक रियल और फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ये आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं और ये छोटे छोटे गेट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। और जब आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑन होता है, यानी कि उसके अंदर से करंट फ्लो कर रही होती है, उस करंट के फ्लो से जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। और जब आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑफ होता है, आपका स्विच ओपन होता है, उसमें से जब लो वोल्टेज या फिर नो वोल्टेज क्रॉस कर रही होती है, तब जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को। और ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं, सिलिकॉन वगैरह से। और हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें मिलियंस और बिलियंस की तादाद में एक प्रोसेसर के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच मौजूद होते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि हम कंप्यूटर्स के अंदर डिजिटल सिग्नल ही क्यों यूज़ करते हैं, एनालॉग सिग्नल क्यों नहीं यूज़ करते? देखिए, इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो सिर्फ 2 स्टेट्स पे काम करते हैं, 0 और 1 पे। या तो वोल्टेज है या वोल्टेज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोसेसेस हैं उनको सॉल्व करने में सिंप्लिसिटी आती है। और अगर उनको सॉल्व करने में सिंप्लिसिटी आती है और उस प्रोसेस के दरमियान में कोई एरर हो जाता है, तो उसको एरर को रिजॉल्व करने में भी, उसको करेक्शन करने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की या बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। आपका एरर करेक्शन का प्रोसेस भी बहुत आसान होता है। एक और अच्छी बात डिजिटल सिग्नल्स की ये है कि ये नॉइज़ रेजिस्टेंट है। एक्सटर्नल नॉइज़ फील्ड से या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसी भी किस्म की एक्सटर्नल फील्ड से या सिग्नल से ये बहुत कम इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर, आपकी मशीन बहुत अच्छे तरीके से सेफ इन्वायरमेंट के अंदर काम करती रहती है। जबकि एनालॉग सिग्नल के अंदर ये वाले सारे फीचर्स नहीं होते। एनालॉग सिग्नल के अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं, अनलाइक डिजिटल सिग्नल के, क्योंकि डिजिटल सिग्नल में तो सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, 0 और 1। जबकि एनालॉग सिग्नल के अंदर बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, आप उसको जितनी मर्जी फ्रैक्शंस में ब्रेक करते जाएं, 0 भी होगी, 0.1 भी होगी, 0.001 होगी, 0.5, 0.009, बहुत सारी स्टेट्स आ जाती हैं एनालॉग सिग्नल के अंदर, जिसकी वजह से प्रोसेस को प्रिसाइजली
सॉल्व करना या प्रिसाइजली किसी रिजल्ट को आउटपुट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक और ड्रॉबैक एनालॉग सिग्नल का ये है कि ये नॉइज से इजीली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और क्योंकि इनके अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं तो उसकी वजह से एरर करेक्शन का प्रोसेस भी काफ़ी मुश्किल होता है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक मौजूद है वो है डिजिटल लॉजिक। अब डिजिटल लॉजिक क्या होता है? देखिए, डिजिटल लॉजिक वो लॉजिक है जो कि लगाया जाता है सर्किट्स को डिज़ाइन करने में। अब सर्किट्स आपके कंप्यूटर में, आपकी रैम पे या आपके मदरबोर्ड पे जितने सर्किट्स मौजूद हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं एक प्रॉपर मैप पे, प्री डिफाइंड मैप पे। उसके दरम्यान में गेट्स लगते हैं, उसके अंदर स्विच आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, और ये सारे सर्किट्स जो हैं यही एक रास्ता, आप इसको डिजिटल लॉजिक को एक शहर के मैप के तौर पे कंसीडर करें। आप ऊपर से आसमान की तरफ से देख रहे हो, नीचे स्ट्रीट्स आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है, और आपने बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी एक पूरा शहर आबाद किया है जिसके अंदर मुख्तलिफ रोड्स हैं जिनके थ्रू आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा, आपका डाटा रैम में स्टोर होगा, टेम्परेरीली आपका डाटा वहीं से मूव करके रोम में जाएगा ताकि वो परमानेंटली स्टोर हो सके। और ये सब जो आपके पास प्रोसेस है, जो ब्लूप्रिंट होगा आपके मैप का, उसको हम कहते हैं डिजिटल लॉजिक। सबसे आखिर में एक लाइन लिखी है, उसको पढ़िएगा। डिजिटल लॉजिक इज अ सिस्टम ऑफ सर्किट्स दैट यूज zeros and ones to perform operations, make decisions and process information just like code बट इन हार्डवेयर फॉर्म। बिल्कुल कोड के तो तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर भी आइट्रेशन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, आपके कंडीशनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, लेकिन हार्डवेयर फॉर्म में, जबकि कोड जो है वो एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर फॉर्म में वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास मौजूद है वो है डिजिटल गेट्स, या फिर जिनको आप कहते हैं लॉजिक गेट्स। अब देखें, लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो टाइनी डिसीजन मेकर्स के तौर पे काम करते हैं। बेस्ड ऑन योर इनपुट ये अपना आउटपुट चेंज कर लेते हैं। लॉजिक गेट्स आपके इनपुट को एनालाइज करते हैं। आपने दो इनपुट्स को ये इनटेक करते हैं, उसके बाद एक आउटपुट देते हैं उन दोनों इनपुट्स की बेस पे, और डिफरेंट गेट्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं डिफरेंट इनपुट्स के साथ, ठीक है। इनपुट्स की तो हमारे पास दो स्टेट्स बची हैं, 0 और 1, ठीक है। अब ये इन्हीं के डिफरेंट कम्बिनेशन को हम इनपुट कर सकते हैं, और तीनों गेट्स जो हैं वो मैक्सिमम हमें 2 इनपुट्स अलाउ करते हैं। इससे ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, लेकिन अभी आपके लेवल पे हम 2 की बात करें तो आपके पास लॉजिक गेट्स जो हैं वो 2 इनपुट्स अलाउ कर रहे हैं और एक ही आउटपुट उससे निकलेगा। अब डिफरेंट गेट्स डिफरेंटली बिहेव करेंगे, मैंने आपको पहले बताया। जैसे एंड गेट है, उसके अंदर आउटपुट 1 जो है वो तब ही आएगा जब आपके पास दोनों इनपुट्स 1 होंगी। हम सारे गेट्स को बारी बारी डिफाइन करेंगे, उनके ऊपर लाजमी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि सिर्फ एंड और नॉट फंडामेंटल गेट्स हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन से 3 से 4 गेट्स और भी बनते हैं जिनको हम नैंड कहते हैं, नॉर कहते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं कि एंड गेट क्या चीज़ है आखिर। दोस्तों, एंड गेट एक ऐसा गेट है कि जिसके अंदर दोनों इनपुट्स का 1 या फिर ऑन होना ज़रूरी है ताकि आपको आउटपुट 1 मिल सके, ऑन मिल सके। आप एक सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पे इमेजिन करें, एक सिक्योरिटी सिस्टम है, एक गेट लॉक्ड है जिसके 2 स्विच हैं। आपने 2 बटन्स ऑन करने हैं, तभी जाकर आपका गेट ओपन होगा। अब अगर आपने स्विच ए को ऑन कर दिया और बी को ऑन नहीं किया, आपका गेट ओपन नहीं होगा। और इसी के उलट अगर आपने स्विच बी को ऑन कर दिया और स्विच ए को ऑन नहीं किया, तब भी आपका गेट ओपन नहीं होगा। और अगर आपके दोनों स्विच बंद हैं, तब भी आपका गेट ओपन नहीं होगा। आपका स्विच, आपका गेट सिर्फ और सिर्फ एक सूरत हाल में ऑन होगा, जब आपके दोनों इनपुट्स 1 होंगे, यानी आपके दोनों स्विच ऑन होंगे, स्विच ए भी, स्विच बी भी। हम एंड गेट के ट्रुथ टेबल की तरफ जाते हैं। देखिए, स्विच ए ऑफ है, आपका सिग्नल 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, स्विच बी भी ऑफ है, सिग्नल 0, तो आउटपुट ए एंड बी का 0 है। इसी तरह 0 और 1, 1 और 0, और 1 आपको आउटपुट तब मिला जब आपके दोनों इनपुट्स 1 थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुकी है। आप मूव करते हैं और गेट की तरफ। और गेट इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर आपके पास चॉइस मौजूद है। अब आप इसको ऐसे कंसीडर कर लें कि आपके रूम में एक बल्ब लगा है और उसके आपने 2 बटन्स लगा दिए रूम में डिफरेंट जगहों पर। पहले बटन का हम नाम रख लेते हैं स्विच ए और दूसरे बटन का हम नाम रख लेते हैं स्विच बी। अब अगर आपने स्विच ए को ऑन कर दिया तब भी आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, या फिर और आपने स्विच बी को ऑन कर दिया तब भी आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, और अगर आपने दोनों स्विच को ऑन कर दिया तब भी आपकी लाइट ऑन हो जाएगी।
आपकी लाइट ऑफ की सूरत में होगी, आपकी लाइट ऑफ सिर्फ एक सूरत हाल में होगी जब आपके दोनों स्विचेस ऑफ होंगे। तो बिल्कुल आसान सा ये गेट था, इसका बहुत आसान सा लॉजिक था। आई होप आपको समझ आ चुका है। अभी हम मूव करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की तरफ। देखिए 0 और 0, सिर्फ एक आउटपुट हमारे पास 0 है। वो कब? जब स्विच ए भी 0 है, स्विच बी भी 0 की स्टेट में यानी कि ऑफ है। बाकी सब आउटपुट्स हमारे पास 1 है। जब कोई एक भी स्विच हमारे पास ऑन था तब हमारे पास बल्ब भी ऑन हो चुका था। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आपको एक बात साथ में क्लियर करता चलूँ कि ये एंड गेट्स और गेट्स बल्ब ऑन करने के लिए या डोर्स ओपन करने के लिए नहीं यूज़ होते। ये बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं जो कि ऑन और ऑफ यानी 0 और 1 इनपुट को देखते हुए अपने आउटपुट को चेंज करते हैं, आउटपुट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये स्विचेस और ये गेट्स आपके डोर लॉक सिस्टम में यूज़ हो सकते हैं, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट गेट की तरफ जिसका नाम है नॉट गेट। नॉट गेट क्या चीज़ है? देखिए, नॉट गेट एक सिंगल इनपुट या यूनरी इनपुट गेट होता है जिसके अंदर आप सिर्फ एक इनपुट देते हैं और वो आपको इसका ऑपोजिट आउटपुट देता है। आपने इनपुट 0 दिया, आपको आउटपुट मिलेगा 1। आपने इनपुट 1 दिया, आपको आउटपुट मिलेगा 0। इसका ट्रुथ टेबल भी बड़ा आसान सा है। 0 जब इनपुट था तब हमें आउटपुट 1 मिला, और जब 1 इनपुट था तब आपको आउटपुट 0 मिला। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या करता है? नैंड गेट असल में होता क्या है? नैंड गेट एक एंड गेट होता है जो कि फॉलोड बाय एक नॉट गेट होता है। यानी कि आपने दो इनपुट्स देनी है, बिल्कुल जैसे कि आप एंड गेट में देते थे। आपकी इनपुट्स एंड गेट से प्रोसेस होंगी, एक आउटपुट प्रोड्यूस होगी, और फिर वो वाली जो आपकी आउटपुट है वो पास करेगी नॉट गेट से, और आपके एंड गेट का जितना रिजल्ट था वो इन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा नैंड गेट का रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक फैक्ट्री में एक मशीन है जिसको बंद हो जाना चाहिए जब टेम्परेचर्स एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाएं और प्रेशर भी एक सर्टेन लिमिट से हाई हो जाए, और आप उसके कंप्यूटर के अंदर, आप उसके जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके अंदर आप एक नैंड गेट यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर सिर्फ एक कंडीशन ट्रिगर होती है तो मशीन चलती रहती है। यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया लेकिन प्रेशर अपनी नॉर्मल कंडीशन में है तो मशीन को चलते रहना चाहिए। लेकिन मशीन आपकी सिर्फ तब बंद होगी जब आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। यानी कि आपका जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा और आपका प्रेशर बहुत हाई होगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। और यूजुअली ये नैंड गेट ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है कि अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए, ऐसी सूरत हाल में मशीन को बंद किया जाए, ना कि छोटे मोटे माइनर इश्यूज़ के लिए मशीन को बार बार बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब हम इसके ट्रुथ टेबल की तरफ मूव करते हैं। आपके पास नैंड गेट का ट्रुथ टेबल मौजूद है जिसके अंदर आपके पास 0 और 0 जब वो नैंड से पास करेंगे तो आपके पास आउटपुट 1 आएगा। फिर आपके पास जब 1 और 0 इनपुट होंगे आपके पास तब भी आउटपुट 1 आएगा। अब आप अगर इसको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर फिट करना चाहें तो आप देखें कि ए को आप कंसिडर कर लें टेम्परेचर की कंडीशन के तौर पे, और 0 आपको बता रहा है कि टेम्परेचर अपनी लिमिट्स के अंदर है, लिमिट्स को एक्सीड नहीं किया, और बी आपका प्रेशर है जो कि लिमिट्स को एक्सीड नहीं कर रहा। तो 1 का मतलब है आपके स्विच के अंदर से करंट पास हो रही है, आपकी मशीन ऑन है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका टेम्परेचर सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर गया है लेकिन आपका प्रेशर लिमिट्स के अंदर है, तब भी आपकी मशीन ऑन है। और बिल्कुल वैसे ही अगर आपका टेम्परेचर अपनी लिमिट्स के अंदर है लेकिन आपका प्रेशर लिमिट एक्सीड कर गया तब भी आपकी मशीन ऑन है। सिर्फ एक सिचुएशन के अंदर जब आपकी टेम्परेचर की लिमिट भी एक्सीड हो चुकी है और प्रेशर की लिमिट भी एक्सीड हो चुकी है, तब आपकी मशीन 0 स्टेट में यानी कि बंद हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नॉर गेट की तरफ। अब नॉर गेट क्या चीज़ होती है? देखिए, इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ और गेट, गिव्स 1 ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर 0। नॉर गेट बिल्कुल कॉम्बिनेशन है नॉट और गेट का। बिल्कुल वैसे ही दो इनपुट्स आएंगी, वो और गेट से प्रोसेस होंगी, उसके बाद वो नॉट गेट से पास होंगी, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा नॉर गेट का, और वो और गेट के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, फायर अलार्म और मोशन सेंसर इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट्स ओनली इफ बोथ आर ऑफ। देखिए, किसी भी बिल्डिंग में अगर आग लग जाती है तो फौरन फायर अलार्म जलाया जाता है, फायर अलार्म जल जाता है, और अगर उसमें कोई इंट्रूडर्स आ गए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, मोशन सेंसर्स जो हैं वो सेंस कर लेते हैं
और एक अलार्म देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में लाइट भी नहीं है या किसी भी वजह से आपका फायर अलार्म भी ख़राब है और मोशन सेंसर भी ख़राब है, ये दोनों ख़राब हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका इमरजेंसी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि अब उस इमरजेंसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम नॉर गेट की तरफ जाते हैं। आप इसका ट्रुथ टेबल देखिए, आपके पास जो फायर अलार्म है वो भी ऑफ है और आपका जो मोशन सेंसर है वो भी ऑफ है, तो आपका नॉर गेट इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। अब हम निचली लाइन पे अगर आएँ तो आपके पास जो फायर अलार्म है वो ऑन है और आपका फायर सिस्टम एक्टिवेट है, लेकिन आपका मोशन सेंसर ऑफ है। तो ऐसी सूरत हाल में आपका इमरजेंसी सिस्टम भी ऑफ रहेगा, क्योंकि आपका फायर सिस्टम ऑलरेडी फायर अलार्म वर्क कर रहा है, तो इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अगर आपका फायर अलार्म बंद है लेकिन आपका मोशन सेंसर ऑन है, तब भी आपका इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। और अगर आपके दोनों सिस्टम्स एक्टिवेट है, फायर अलार्म भी और मोशन सेंसर भी, ऐसी सूरत हाल में भी आपके इमरजेंसी सिस्टम के एक्टिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट गेट पे मूव करते हैं, जिस गेट का नाम है XOR, या फिर आप इसको एक्सक्लूसिव OR गेट भी कह सकते हैं। अब एक्सक्लूसिव OR गेट क्या चीज़ है? एक्सक्लूसिव OR गेट्स जो हैं वो आपको वन इनपुट देंगे, कब? जब आपके इनपुट्स डिफरेंट होंगे। देखें, नॉर और XOR का हम डिफरेंस देखते हैं। XOR में क्या हुआ था, नॉर के अंदर क्या हुआ था, 1 तब हमें मिला था जब दोनों इनपुट्स 0 थे, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूसिव OR जो है उसको इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है कि आपके इनपुट 0 है या 1 है, उसको सिर्फ इस चीज़ से ताल्लुक़ है कि आपके जो दो इनपुट्स हैं वो दोनों सेम हैं या फिर डिफरेंट है। अगर आपके दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगे तभी आपका OR गेट जो है वो सिग्नल 1 देगा। मैं आपको एक बड़ी अच्छी और नॉस्टैल्जिक एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा, आप में से बहुत से बच्चों ने बचपन में कंप्यूटर गेम्स खेली होंगी। हमारे पास एक गेम होती थी GTA, उसके अंदर अगर आप फॉरवर्ड की दबाएंगे तो आपका कैरेक्टर आगे मूव करता था, और अगर आप W की को प्रेस करेंगे तब भी आपका कैरेक्टर आगे मूव करता था। और अगर आप W और फॉरवर्ड की दोनों को एक साथ भी दबा दें तो कोई ख़ास काम नहीं होता था, बिल्कुल वैसे ही आपका जो कैरेक्टर था वो आगे मूव करता था। लेकिन इसी के पैरेलल अगर मैं बात करूं एक और गेम की जिसका नाम था टेकन 3, तो उसके अंदर हर कैरेक्टर के कुछ स्पेशल मूव्स थे जो 2 या 3 कीज़ को एट द सेम टाइम प्रेस करने से, 2 या 3 डिफरेंट कीज़ को एट द सेम टाइम प्रेस करने से ट्रिगर होता था। अब ये जो ट्रिगरिंग ऑफ स्पेशल मूव है, ये बहुत प्यारी एग्जांपल है एक्सक्लूसिव OR गेट की। अब देखें, आपके पास एक बटन था, हम कह लेते हैं एक बटन आपके पास एरो की थी और एक आपके पास लेटर्स में से कोई की थी। आपने 1 भी दबा दिया और आपने लेटर्स वाली की भी दबा दी, तो आपके पास स्पेशल मूव ट्रिगर हो गया, आपके पास आउटपुट 1 आ गया। और इसी तरह अगर आपने किसी और कैरेक्टर का स्पेशल मूव करना था और आपने पहले लेटर की दबा दी, फिर एरो की दबा दिया, फिर तब भी आपके पास स्पेशल मूव एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर आपने सेम एरो की को 2 दफ़ा एक दफ़ा क्लिक कर दिया, या फिर आपने सेम फंक्शन के लिए 2 डिफरेंट बटन्स को आपस में दबा भी दिया, तो उससे कोई स्पेशल मूव एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये थी एक्सक्लूसिव OR गेट की एग्जांपल। अब हम आगे मूव करते हैं एक्सक्लूसिव NOR गेट की तरफ। इस गेट के बारे में आपकी बुक में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, लेकिन फेडरल बोर्ड है तो अक्सर पेपर में आउट ऑफ द कोर्स चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए आपके इल्म में होना ज़रूरी है कि एक्सक्लूसिव NOR गेट क्या होता है। नॉट गेट फॉलोड बाय एन एक्सक्लूसिव OR गेट। एक्सक्लूसिव OR गेट के आगे भी अगर आप नॉट गेट लगा देंगे तो वो बन जाता है एक्सक्लूसिव NOR गेट। अब क्या होगा, आपके पास 2 इनपुट्स आएंगे, वो एक्सक्लूसिव OR गेट से पास करेंगे, फिर वो नॉट गेट से पास करेंगे। अब क्या होगा, अब आपका आउटपुट 1, आपका सिग्नल 1 सिर्फ एक ही सूरत हाल में पैदा होगा। वो कब पैदा होगा, जब आपके दोनों इनपुट सेम होंगे, या तो दोनों 0 हो या तो दोनों 1 हो। अब इसकी एग्जांपल ले लें कि आपने अगर अपना कोई फ़ोन ओपन करना था तो उसके लिए आपको फिंगरप्रिंट भी लगाना पड़ेगा और आपको अपना फेस रिकग्निशन भी कराना पड़ेगा, आपको अपना फेस भी रिकग्नाइज कराना पड़ेगा। अब इसके लिए आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास एक फ़ोन है जिसको आपने अनलॉक करना है, उसके अंदर आपका फिंगरप्रिंट का ब्लूप्रिंट मौजूद है, आपके फ़ोन के डाटाबेस के अंदर आपका फिंगरप्रिंट मौजूद है। और जब आप वो सेंसर के ऊपर रखेंगे तो फ़ोन चेक करेगा कि जो फिंगर आपने सेंसर के ऊपर रखा है उसका फिंगरप्रिंट आपके डाटाबेस के अंदर मौजूद फिंगरप्रिंट से मैच करता है। अगर वो दोनों सेम होंगे फिंगरप्रिंट्स तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा।
अगर वो दोनों फिंगरप्रिंट सेम नहीं होंगे, या फिर अगर हम रेयर केसेस की बात करें कि आपने डाटाबेस में भी कोई फिंगरप्रिंट एंटर नहीं कराया और आपने सेंसर के ऊपर भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं रखा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक्ड ही रहेगा, वो लॉक ही नहीं होगा। ठीक है, इसके ट्रुथ टेबल की तरफ चलते हैं। देखें, ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो आउटपुट आपको क्या मिला 1। लेकिन 1 ए और बी अगर डिफरेंट है तो आपको आउटपुट 0 मिला, 0 और 1 अगर डिफरेंट है तब भी आपको आउटपुट 0 मिला। यानी कि अगर आपका सेंसर के ऊपर जो फिंगर थी वो डाटाबेस वाले से डिफरेंट थी तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। और अगर आपका डाटाबेस वाला फिंगरप्रिंट और आपका सेंसर वाला फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, उसके उलट भी हो जाएगा, तब भी आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। और अगर आपके पास दोनों चीज़ें मैच कर जाती हैं तो ऐसी सूरत में आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अब इसी के साथ हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। एंड गेट कब आउटपुट 1 देता है? जब आपके पास ऑल इनपुट्स 1 होंगी। और गेट कब देगा? जब एटलीस्ट 1 इनपुट 1 होगी। और नॉट गेट यूनरी इनपुट गेट है, आउटपुट 1 आपको तब मिलेगा जब आपका इनपुट 0 होगा। और नैंड गेट के अंदर ऑल इनपुट्स आर 1 देन इट आउटपुट 0। सिर्फ एक सूरत हाल में आपको आउटपुट 0 मिलेगा जब आपके दोनों इनपुट्स 1 होंगे। और नॉर गेट के अंदर क्या होता है? ऑल इनपुट्स आर 0, ऑल इनपुट्स अगर आपके 0 होंगे तभी आपको 1 मिलेगा। नैंड गेट, नॉर गेट जो है वो आपके नैंड गेट का ऑपोजिट है। और एक्सक्लूसिव और गेट के अंदर अगर आपके पास इनपुट्स डिफरेंट होंगे, या तो 0 1 या फिर 1 0 होगा, तब आपको आउटपुट 1 मिलेगा। और एक्सक्लूसिव नॉर गेट के अंदर अगर आपके इनपुट सेम होंगे तब आपको आउटपुट 1 मिलेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू से न्यू और अच्छी से अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।